1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग, सभी आदमी रुको, 5 मिनट के लिए रुक गई सब रुक गए, ध्यान दें। 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग आता है तो उन्होंने क्या किया, जो बंगाल विभाजन किया हुआ था उसको उन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को उठा करके कलकत्ता से दिल्ली उठा करके ले गया 1912, लेकिन घोषणा किया था, लेकिन 1912 में आकर के उन्होंने कंप्लीट हुआ। एक घटना 1913 का है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो लाला हरदयाल के द्वारा जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है, वहां पे उन्होंने एक गठन किया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो भारत में जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे उसको एक्टिव करके रखना, उनका मेन उद्देश्य यही था। और इनके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो मोहन सिंह भाकना को बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा होम रूल लीग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ये होम रूल लीग जो है वो इसका उद्देश्य क्या था, भारत में स्वशासन की स्थापना करना, ये उद्देश्य था। 2 जगहों में 2 भागों में अलग अलग भागों में जो है वो स्थापना की गई। होम रूल लीग जो है वो पुणे में जो स्थापना किया था तो वो बाल गंगाधर तिलक, और इनके अलावा जो मद्रास में जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई होम रूल लीग की। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसके अंतर्गत गरम दल और नरम दल दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों मिल गए, ठीक है ना, एक जगह आ गए। गरम दल 1907 में जो सूरत अधिवेशन में डिवीजन हुआ था, वह जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उसमें सब दोनों एक जगह आ गए। और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी फैक्ट पूछता है कि गरम दल नरम दल दोनों जब एक हुए तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, जो तो ध्यान रखेंगे अंबिका चरम जो मजूमदार थे वो इनके अध्यक्ष बने थे उस समय। उसकी अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल दोनों जो है एक हो पाए। 1917 में जो कांग्रेस की अधिवेशन है, ध्यान रखना, इसलिए मैं ये लिखाया हूं। 1917 के जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें एनी बेसेंट, ये पहला एक एनी बेसेंट पहले एक महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो अगर पूछा जाए कि जो कौन से अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है वो अध्यक्ष बने थे, तो कौन से अधिवेशन में बने थे, वो कलकत्ता की अधिवेशन में पहले महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक ना, जिनका नाम था एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट ध्यान रखना। गरम दलीय आंदोलन के नेता थे, मैंने पहले कहा, बाल, पाल और लाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये सब बिपिन चंद्र पाल, ये सभी जो है वो क्या थे, गरम दल के नेता। ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, किसने, इनके द्वारा ही जो है ये नारा दिया हुआ था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा ना। तो ये जो नारा दिए हुए थे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था। इनके द्वारा 2 इंपॉर्टेंट जो पत्रिका चलाया गया था, इसका एक का नाम था केसरी और दूसरा था गीता रस। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है कि महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा होता है, अभी महाराष्ट्र में जो गणपति का उत्सव मनाया जाता है, वह इन्हीं के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा एक और फैक्ट इनके द्वारा कि कौन व्यक्ति इनको भारतीय अशांति का जनक कह रहा था, कौन कहा था, तो वी चिरोल, क्या नाम था, सिरोल, ठीक है, सिरोल, जो क्या कहा था, ये भारतीय अशांति का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। 1915 अब स्टार्ट होता है आपको गांधी युग। क्या स्टार्ट होता है, गांधी युग, इंपॉर्टेंट। गांधी जी भारत लौटते हैं। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1914 से लेकर 18 तक के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा। उस युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों का जरूरत था, कह रहा था कि भारतीय, इंग्लैंड भी उसमें लड़ रहा था, तो इनको जितने भी उपनिवेश देश थे उन सबको चाह रहा था कि वहां से सैनिक लड़वाने के लिए। तो भारतीय व्यक्तियों से भी आग्रह किया, तो जल्दी लोग तैयार नहीं हो पा रहे थे।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम लोग इसका साथ देंगे, ठीक है, और उन लोगों ने झूठा वादा किया कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम लोग आपको आजाद कर देंगे, ठीक है। अब गांधी जी इस बात को मान लिए और लोगों को प्रेरित करने लगे कि चलो ठीक है, साथ दो और हम लोगों को जल्दी आजादी मिल जाएगी। हम लोगों का मेन उद्देश्य है आजादी, तो मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए लोगों को आग्रह भी करने लगे, लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें जाने भी लगे, लड़ने भी लगे लोग। जैसे ही जीता, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट का संज्ञा दी गई, इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए, ठीक ना। जैसे ही जीता उसके बाद उन्होंने, गांधी जी ने क्या दिखा दिया, अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया भाई, उसके बाद हम लोगों को क्या मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, बहुत सारे, ठीक है, 1918 के बाद, क्लियर, बात याद रहेगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये चीजें उन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है उसको लौटा दिया था। 1917 में इनके कुछ प्रमुख, 1917 से स्टार्ट हो जाता है इनका प्रमुख आंदोलन। सबसे पहले नील की खेती को लेकर के, ठीक है, और नील की खेती के बारे में सबको पता होगा, जो चंपारण सत्याग्रह भी उसे कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो नील की खेती है उसकी कहानी पता है ना सबको, हाँ, हम फैक्ट बता रहे हैं, याद है ना। चलो, तो नील की खेती जब करते हैं तो उसके भूमि का जो नमी होता है वो सोख लेता था कुछ पार्ट तक, तो जिसके कारण वो भूमि बंजर हो जाता था। तो पूर्ण रूप से ये क्या चाहता था अंग्रेज कि यहाँ के भूमि को भी पूर्ण रूप से बंजर कर दिया जाए, ठीक ना। तो इसमें मतलब भूमि को भी वो नहीं छोड़ना चाह रहा था, ठीक ना। दूसरा, उन्होंने कर नहीं देना है इसको लेकर के आंदोलन किए थे 1917 में। चंपारण में नील खेती को लेकर के कर नहीं, मिल मजदूर को लेकर के उन्होंने लड़ा। ये सब सारे उनका सक्सेसफुल जो है वो आंदोलन रहा था। और उसके बाद बहुत सारे 1920 से 22 तक का चंपारण सत्याग्रह रहा, ठीक है, उसके असहयोग आंदोलन रहा। इसके आगे तुम लोगों ने कहानी पिछले पार्ट में पढ़े होंगे। 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन, सपोर्ट नहीं करना है, ऐसा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया कि अगर अंग्रेज यहाँ पे टिका हुआ है और अंग्रेज अपना शासन चला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें हम लोग इसके जिम्मेवार हैं। अगर हम लोग उसके सपोर्ट हटा लें तो फिर वो धड़ाम से गिर जाएगा। आर्थिक रूप से खत्म कर देना है इसे, और आर्थिक रूप से कैसे खत्म होगा, इसके लिए आप लोग जितने भी अंग्रेज वाला सामान यूज कर रहे हो उसको जलाओ, फेंको, खत्म करो, ठीक है। और लोगों ने इस चीज का पूर्ण रूप से किया भी। जहां कहीं भी अगर कोई पुलिस में हो, कोई शिक्षक में हो, या फिर कोई डॉक्टर हो, कुछ भी हो, सब जो है वो अंग्रेजों का नौकरी छोड़ दो। और लोगों ने छोड़ा, और इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और इसका आपको ये फायदा मिला कि 1920 से 22 के बीच में भारत का कोना कोना में, मतलब 1857 ईस्वी की क्रांति में तुमने पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में ही एक सीमित एरिया में ये आंदोलन रहा था। लेकिन सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन जो था, वह भारत के जो जम्मू कश्मीर है वहां से लेकर के और केरल तक, यानी भारत के हर एक पार्ट में यह आंदोलन सक्रिय हो चुका था। लेकिन फिर भी गांधी जी सत्य अहिंसा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति, अब उन्होंने तुरंत जो है एक चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, ठीक है, और उन्होंने तुरंत जो है वो क्या कर लिए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद कौन सा पार्टी बनता है, 1923 की कहानी, ठीक है, स्वराज पार्टी। इसमें 5-7 आदमी थे, लेकिन प्रमुख रूप से 2 व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, एक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर के 1923 में जो है एक पार्टी का संगठन किया, और इन्होंने एक पार्टी का, बाद में जाकर के पुनः वो मिल गया और कांग्रेस में, लेकिन वो एक पार्टी का गठन उन्होंने किया, चुनाव भी लड़ा स्वराज पार्टी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके आगे चलोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है, जो नमक आंदोलन भी उसे कहा जाता है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, दांडी यात्रा, ठीक ना, जिसमें 240 किलोमीटर 24 दिनों तक यात्रा किया था। तो ये सब सारे चीज, और कर, नमक कर को समाप्त किए थे उन्होंने। इसके आगे चलोगे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और उसके बीच में 3 फैक्ट आता है। गोल मेज सम्मेलन, ध्यान रखना, 1930, 1931 और 1932, ये तीनों कहानी इंपॉर्टेंट है। गोल मेज सम्मेलन में
अगर तीनों में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव ठीक है, पढ़ चुके हैं वो सब सारा चीज, पहले हो गया, तो इसको करवाने की जरूरत है इसको, आगे तो हो ही गया है ना इससे आगे। तो 1930, 31 और 32 तीनों का फैक्ट भी हो गया है। तो गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले तीनों में शामिल होने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब पहला वाला में दांडी यात्रा, सब बिना अवज्ञा आंदोलन, लेकिन जो 1931 था उसमें गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, कुछ मांगों को लेकर के था। उस मांग को इरविन कहा कि हम मान लेंगे, आप आइए, लेकिन जब तक कांग्रेस नहीं जाएगा, इस भाग नहीं लेगा इस सम्मेलन में, तब तक सफल कैसे होगा? हमारा जो प्लानिंग है वो तो सफल कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपको जाना वहां पे जरूरी है। तो फिर गांधी जी के साथ, गांधी जी जो है वो इस बात को, जो मांग था उस चीज को उन लोगों ने मान लिया और वो चल दिए गोलमेज सम्मेलन में। वहां पर गए भी, वहां पे जाने के बाद वो अनफिट, उनको एक भी बात उन्हें अच्छा नहीं लगा। रीजन ये था कि वे लोग वहां पे जिन्ना भी पहुंचे थे, वहां पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी पहुंचे थे, सब तरह के लोग पहुंचे थे। सांप्रदायिक रूप से जो है वो बिखराव करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक ना। तो इसीलिए उन्होंने जब 1932 में आया तो फिर सांप्रदायिक को लेकर के, ठीक है, उन पर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, यानी आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। इसके आगे जाओगे, दिल्ली क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की कहानी हिस्ट्री पढ़ोगे, और उसमें 1942 की कहानी में तुमने पढ़ा कि उसमें ही करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ये सब नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी जापान में जाकर के, जो है सिंगापुर में जाकर के उन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी, एक उन्होंने आर्मी का स्थापना किया था, ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, ठीक है। तो ये सब सारा चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1946 आता है, कैबिनेट मिशन होता है, और इसके तहत भारत को जो है वो एक संविधान निर्माण करने का स्टार्टिंग होता है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगता है, और भारत का एक जो है वो संविधान तैयार होता है। और 1947 में जो है वो फिर जो माउंटबेटन था, उस योजना के तहत 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हमारा संविधान चलता है, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग चले आ रहे हैं, ठीक है। कहानी लगभग हम बता दिए हैं, आगे वाले कहानी हो चुका है तुम लोगों का, पीछे वाला नहीं हुआ था कुछ, वो जो एक बार कंटिन्यू करें। चलो।